आदाब, मैं हूं मुमताज अलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करूंगा मिडिल ईस्ट की और हमारे साथ आज जुड़ेंगे प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, हालात हाजरा पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ भी तय नहीं हुआ है। अभी भी अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत ही हल्की फुल्की लेकिन जंग जारी है। आज ईरान ने फिर कुवैत पे और बहरीन पे बड़े हमले किए, मिसाइल से हमले किए और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे, आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। हमारे जो फ्रीज असासे हैं, जो हमारी संपत्ति है, उसे आपको रिलीज करना पड़ेगा। 24 अरब में से पहली किस्त 12 अरब जो है वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, अभी भी अगर देखा जाए तो इधर ये चल रहा है, उधर लेबनान में भी अभी कोई हालात अच्छे नहीं हुए हैं। और अमेरिका में भी आप देखिए कि त्राही त्राही मची हुई है। तो हालात तो बहुत अच्छे नहीं है। ईरान का भी नुकसान है, ऐसा नहीं कि ईरान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ईरान गेन कर रहा है। ईरान आज बताने की पोजीशन में है कि हमने क्या हासिल किया, और सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की स्टेट ऑफ हुर्मुस है, जहां की पूरी तैयारी कर ली है। और ईरान ने कहा ये स्टेट ऑफ हुर्मुस नहीं, बाबुल मंदब भी हमारे पास है। कहा कि जो फाइबर लाइन इंटरनेट की जा रही है स्टेट ऑफ हुर्मुस से, इसको भी हम बंद कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, भले ही वो कहें कुछ भी। आज अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप घुटने पे आ गए, ये एक सच्चाई है, एतराफ करें न करें। बहरहाल, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हिस्टोरियन है और तमाम टीवी चैनलों पे आप जाते रहते हैं और अपने नजरियात जो है वो शेयर करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही बैलेंसिंग गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर तेजावत। प्रोफेसर तेजावत, क्या लग रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो गए, 40 दिन जंग भी चली, किसी नतीजे पर कोई पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान की ये सोच है कि वो किसी एतबार से मैसेज ये न जाए कि वो हार गया। अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म का चुनाव भी है, इसराइल में भी चुनाव है, ये चाहते हैं कि हम दिखाएं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ऐसे में तो नुकसान हो रहा है, कैसे हल होगा प्रोफेसर तजावत? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। ये तमाम चीजों को हम ऐसे देखेंगे, अमेरिका में जो बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, खासकर मिडल ईस्ट को लेकर, वो इस चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जो कि उनका कॉन्फिडेंस आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इन गर्मियों तक, यानी सितंबर के बिगिनिंग तक, ईरान की जो डिटरेंस पावर है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो एक हद तक सही भी है। वो क्योंकि रोड वो ब्लॉकेड्स हैं, और उसके अलावा जो ऑयल से जो इनकम होती है वो भी लगभग खत्म हो गई है। ईरान की कोई मदद करने वाला नहीं है। पर यह बात सच नहीं है। सच यह है कि दरअसल अमेरिका को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, और जितना सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना बम्बार्डमेंट और जितना नहीं हुआ था, वह पिछले कुछ दिनों में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इराक पर कर दिया है। इतनी दबाई, जो मतलब एक वाकई कहना चाहिए। और ऐसे में उनकी मिसाइलें, उनका जखीरा वगैरह वो खत्म हो चुका है। अभी वह और ज्यादा बम्बार्डमेंट करने की हालत में नहीं है। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है अमेरिका को, और उसके बदले में अमेरिका तक जो सैनिक अड्डे थे, ईरान ने उनको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो दोनों तरीके की चीजें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अमेरिका वहां पे लंबे समय तक रहेगा, अभी थोड़े और दिनों तक, कुछ महीनों तक, ताकि ईरान को झुकाया जा सके। और दूसरी तरफ यह है कि यह भी राय है कि बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इसराइल को, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। और ऐसे में जो टैरिफ लादने पड़ रहे हैं, या उनको अल्टरनेटिव जो इनकम के सोर्स ढूंढने पड़ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और ऑपोजिशन जो उनकी मुखालफत कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान एक बहुत बड़ी वजह है। तो अमेरिका
को एक तरीके से उसने बता दिया है कि आपकी हैसियत क्या है और वेस्ट एशिया में हमारी हैसियत क्या है। तो जी इसको ऐसे जी प्रोफेसर तजावत, जिस तरह से ईरान ने बहरीन में और कुवैत पे बड़े अटैक किए, इसको एक बार फिर अमेरिका ही चाहता है कि शिया सुन्नी करा दें, या ये साबित करने पे तुला हुआ है कि भाई खतरा ईरान ही था, देखो ईरान अटैक कर रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे ऐसी कोई तस्वीर उभर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहली वाली बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अरबों को डरा दे ईरान से। अरब भी समझ रहे हैं कि ईरान क्यों अटैक कर रहा है, क्या ऐसा कुछ है, या कुछ ये हासिल कर पाएगा अमेरिका यहाँ से? जहाँ तक मेरा ख़्याल है मुमताज़ साहब, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट एशिया में ऐसी कोई फीलिंग है कि वो ईरान को एक शिया मुल्क समझते हैं और बाकी सुन्नी हैं, इसलिए दोनों के बीच में कोई डिफ़रेंस है। यह बात तो हकीकत है कि जो ईरान की ज़्यादातर जो आबादी है वो शिया है और यह भी हकीकत है कि बाकी अरब मुल्कों की जो आबादी है वो सुन्नी है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी अरब मुल्कों में सुन्नी नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो शिया है वो खाली पूरे ही ईरान में फैले हुए वहाँ पे भी सुन्नी है। तो इस तरीके का जो फ़र्क है वो वेस्टर्न मीडिया करना चाहता है क्योंकि ये उसके लिए सुविधाप्रद है। पर मुझे बिल्कुल। लगता नहीं कि वहाँ ज़मीनी हकीकत दरअसल शिया सुन्नी करने पे तुली हुई है। वाक़ई जो अमेरिका कर रहा है, मुझे लगता है कि सारे ही अरब ममालिक हैं, वो इसको इस्लाम पे हमला मानते हैं। ख़ासकर जो फ़िलिस्तीन में उन्होंने किया है, वो वाक़ई माफ़ी के लायक नहीं है। तो यह सब चीज़ें सारे के सारे समझ रहे हैं, सारे के सारे वहाँ के मुल्क समझ रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के लिए जो लगातार जो पूरे जो वेस्टर्न एशिया के जो रिसोर्सेज़ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। ईरान एक अकेला ऐसा मुल्क है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बाकी अमेरिकन कंपनियाँ लगातार काफ़ी अ, व वर्षों से वो वहाँ पे वो उनको लूट रही है और वहाँ के रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर रही है, जो वहाँ के लोगों के काम में नहीं आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो कंज़म्पशन है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा है। तो वहाँ के लोग समझ रहे हैं और ईरान ने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। मुमताज़ साहब। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोफ़ेसर तजावत, ये ईरान के पास इतनी ज़्यादा ताकत या जो भी कह लें, जिस तरह से, क्योंकि जब तक आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब थे, तब तक आपने देखा कि कभी भी इस तरह से अरब मुल्कों पर अटैक नहीं हुए। तो क्या ये माना जाए कि मुज्तबा ख़ामनेई जो है थोड़ा-सा डिफरेंट हैं? वो कोई रियायत नहीं कर रहे हैं? अगर तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे बेस से अगर हम पर अटैक होगा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्या ये पॉलिसी है? क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं। नहीं, नहीं मुमताज़ साहब मैं आपकी बात में थोड़ा-सा संशोधन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अरब मुल्कों पे अटैक है। ईरान नहीं, का इतना बेसिस पे, अमरीकी बेसिस। अमेरिकी बेसिस पे हमला है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो इन मुल्कों पे तो हमला है ही नहीं, अगर होता तो वहाँ की तरफ से वापस वो रिटेलिएट करते। ये बात अलग है कि उनमें से कोई भी मुल्क ऐसा या इतना ताकतवर नहीं है, जो ईरान का मुकाबला कर सके और उन्होंने अपने सारी की सारी सिक्योरिटी है वो अमेरिका को सौंप रखी है। ये ठीक वैसा ही था जैसे कि गुलाम भारत में जितनी भी रियासतें थी, उन्होंने अपने सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों को सौंप रखी थी। तो वैसे ही ये जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सौंप रखी है और बदले में जो सिक्योरिटी देता है, उसका खर्च भी इन्हीं ममालिकों को उठाना होता है। पेट्रो डॉलर्स वगैरह सब हम जानते हैं वो पूरी कहानी को। तो ये तमाम चीज़ें इसमें अकेला ऐसा मुल्क ईरान है जिन्होंने अ, अमेरिकन जो हेजेमनी या उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब वो दौर गया मुमताज़ साहब जब किसी को कॉलोनी बनाने के लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्ज़ा करना होता था या वहाँ पे पुलिस और फ़ौज तैनात करनी होती थी। अब तो सात समंदर पार करके वहाँ के केवल कुछ पपेट्स को अपने में मिला के और अपने वहाँ पे मिलिट्री बेसेस बना के भी उन मुल्कों को लूटा जा सकता है, जो पहले कॉलोनियल पीरियड में लूटा जाता था। तो लगभग वैसी ही हैसियत में जो इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं अमेरिका के, जो खासकर इन ममालिकों से, तो हमें वो समझना पड़ेगा। तो जी, यह बिल्कुल। तो है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं, तो ये कहते हैं कि अ अ, ईरान बहुत जल्दी घुटनों पे आ जाएगा क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। उन्हें ये समझना चाहिए प्रेज़िडेंट ट्रम्प का भी जो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि
वो मोस्तफा खामनई से बहुत ही सम्मान के साथ मिलेंगे और बहुत ही इज्जत के साथ पेश आएँगे अगर उन्होंने मेरी ये शर्त मान ली, खासकर जो न्यूक्लियर डील वाली। तो ये जो आवाज़ जो बदली-बदली सी लगती है, ये इसका कारण कहीं न कहीं अमेरिका में भी थकान है। जो थकान वो ईरान पे सौंपना चाहता है, ईरान को थकाना चाहता है, वैसे की वैसी थकान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी है। आपस में झगड़ भी रहे हैं। नेतन्याहू को प्रेज़िडेंट ट्रंप ने गालियाँ दी है और ये उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको अ, वायरल भी किया, पब्लिसाइज़ भी किया था कि लोगों को ये संदेश जाए कि देखिए वो नहीं है, ये तो नेतन्याहू थे और उसके कारण उन्होंने नेतन्याहू से झगड़ा भी किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुद्दा समय ये हमें ध्यान देना होगा। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और 2 चीज़ें ख़ास तौर से क्या हम मान सकते हैं, एक तो ये कि इसी बात में ये इतराफ़ है कि कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो कहते थे कि लीडरशिप हमने ख़त्म कर दी है, ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया, तो अब तो वो मान रहे हैं क्योंकि वो मिलना चाहते हैं। भाई किससे मिल रहे हो? बात आप कर रहे हो, किससे कर रहे हो अगर लीडरशिप नहीं? तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये मैं तेजाब साहब जानना चाहता हूँ कि क्या इन्हें, जैसे ईरान ने कहा कि आपको लेबनान पे जहाँ-जहाँ आपने कब्ज़ा करना है वो छोड़ना पड़ेगा, वेस्ट बैंक पर भी अब चर्चा शुरू हो गई, वो छोड़ना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा ईरान जो है वो करवा पाएगा या इन्हें छोड़ना पड़ेगा? वहाँ ये रुक, क्योंकि हिज़बुल्लाह ने भी कह दिया हम डिसआर्म नहीं होते, हमास ने भी कह दिया। आप देखिए इतनी कैज़ुअल्टी, इतनी अमवात के बावजूद हमास ने कल कहा कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। और यही बात नईम कासिम ने परसों कहा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिज़बुल्लाह के, कि डिसआर्म होने कोई सवाल नहीं और आपको पीछे हटना पड़ेगा, और वो अटैक भी कर रहे हैं। और ईरान ने भी वही बात कही। तो क्या लग रहा है आपको कि इनको पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये तो चलता ही रहेगा फिर? देखिए मुमताज़ साहब, एक तो तय हो गया है, खासकर जो सो कॉल्ड जो यूरो अमेरिकन मीडिया जिसको ईरानी प्रॉक्सी बोलता है। हालाँकि मैं इसको ईरानी प्रॉक्सी ना बोल के इसके लिए ज़्यादा दुरुस्त शब्द ये है कि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है, ईरान सपोर्टेड, जो उनके अन्याय के खिलाफ है। तो ये जो जितने भी मूवमेंट हैं, पहली बार अमेरिका ने ये रिकॉग्नाइजेशन दी है नेतन्याहू को, ये कह के कि लेबनान पे अटैक करना बंद करना पड़ेगा, तभी ईरान के साथ मसले हल हो सकते हैं। तो ये एकदम साफ-साफ रिकॉग्नाइजेशन है कि हमास, हिज़बुल्लाह और जो हुती वगैरह है, वो ईरान से अलग नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से ये है, और ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो समय में अगर कहीं पे भी अगर पूरे ही जो अगर मान लो इस्लामिक नेशनलिज़्म की शुरुआत होती है, वहाँ अरब मुल्कों में, तो ये एक इस तरीके का, एक तरीके से इसकी जो स्वीकारोक्ति है, वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प के रिएक्शन में देखने को मिलती है। जहाँ तक हटने की बात है, ये वाक़ई ख़ासकर फ़िलिस्तीन का आंदोलन पूरी दुनिया के तवारीख़ में ये सीख देता है कि चाहे कितना भी दमन कर लें, आप दमन के सहारे किसी को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब वाक़ई और अचरज आज पैदा करने वाली। लेबनान के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही इज़राइल से कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जी। और देखते हैं, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि ईरान के पास नहीं तो अगर क्या ये बहुत खींचेगी ज़्यादा। जंग, प्रोफेसर तेजावत, क्या ये जंग और खींचेगी या इस तरह से चलता रहेगा? तो क्योंकि दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, दुनिया में मंदी आती जा रही है, आर्थिक मंदी। बिल्कुल, आगे तो खींचना ही है इसको, क्योंकि ये अगर कोई यह सोच रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि इसका खींचना तय है, क्योंकि इसी में, क्योंकि एक वो ऐसी जगह पे फँस गए जहाँ से अमेरिका लौट नहीं सकता है, किस मुँह से वो लौटेगा? और दूसरी बात ये है कि ईरान क्या अपना हाथ काट के अमेरिका को दे दे? ये तो संभव ही नहीं है। तो ये लंबा चलेगा, पर ये उन मुल्कों के लिए एक तरीके से सबक है जो अमेरिका को अपना दोस्त मानते आ रहे थे, उनकी इकोनॉमी को उन्होंने ठप कर दिया है। जीडीपी का जो ग्रोथ है, उस पे असर देखने को मिलेगा। और उनके आपको पता है, कोई भी जो डेवलपिंग नेशन होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एनर्जी। अगर आप उसको वही खत्म कर देंगे, तो फिर आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? तो ये उन देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जब आप अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव करें, तो बहुत ही सतर्क तरीके से करें। और
यह एक दिन की बात नहीं है। जब आप लंबे दौर में आप जब अपने संबंध बनाते हैं, तो आपको किनसे दोस्ती करनी है, किनसे दुश्मनी रखनी है, ये आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है। अगर नेहरू और इंदिरा अगर सोशलिस्ट नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया के साथ इतनी नज़दीकियाँ होती। और अगर मोरारजी देसाई और जनता पार्टी को अगर जैसा कि कहा जाता था कि उद्योगपतियों का अगर सपोर्ट नहीं होता, तो वो अमेरिका की तरफ इतने झुके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं, वो अमेरिका को जाते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने नेशंस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो भारत जैसे देशों के लिए काफ़ी बड़ा सबक है। जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है खतरा टला नहीं है, हालात जो हैं अभी अच्छे नहीं हुए हैं। लेकिन तमाम मुल्कों को चाहिए कि वो मिलकर के एक प्रेशर बनाएँ अमेरिका पे कि कम से कम इसको फ़ौरन भई देखिए ईरान कह रहा है कि अगर आज हमारे पास मिसाइल की ताकत ना होती, लड़ने की ताकत ना होती, तो क्या आज अमेरिका हमसे बात करता? क्या इज़राइल जो है वो टेबल पे आता? नहीं आता। अमेरिका बात ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास ताकत है और हम अपनी ताकत को नहीं खोना चाहते, ये बिल्कुल क्लियर है और कहीं न कहीं डर ये भी है अमेरिका के पास कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर हो गया है। तो ये डर भी उनको है। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातें की, बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह फिर हम किसी वक़्त आपसे इसी तरह से गुफ्तगू करेंगे और एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।